नमस्कार, आपका स्वागत है एनआरआई अफेयर्स के एक और शो वॉइसेस में। वॉइसेस यानी आवाज़ें। आवाज़ें वो जो कतार में खड़े आखिरी इंसान के लिए बोलती हैं। उन आवाज़ों वाले जो अपनी ज़िंदगी के जाने कितने साल एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में लगा देते हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है, जिन्होंने अपने जीवन उस इंसान की आवाज़ बनने में लगा दिया, जिसकी आवाज़ शायद हमें सुनाई नहीं देती। सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और क्रांतिकारी हिमांशु कुमार। जब वो सोशल मीडिया या फेसबुक पर लिखते हैं, तो हज़ारों लोग उनको पढ़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और दमनकारी लोग हड़बड़ा जाते हैं। हिमांशु जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया आप बुलाने के लिए। जी, जी। सबसे पहले मैं दरअसल उस फेसबुक पोस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसने आजकल काफ़ी धूम मचा रखी है आपकी। मलाला यूसुफज़ई, जो एक पाकिस्तानी नोबेल लॉरिएट हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक वोग को एक इंटरव्यू दिया था, जिनमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू मैरी और हैव टू गेट मैरिड। यानी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी करने की क्यों जरूरत महसूस होती है। तो उस पर आपने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की अपने एक फेसबुक पोस्ट पे, जिससे काफी लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। तो आप जरा उस बारे में बताएंगे? जी जी। जो फेसबुक पोस्ट है वो इस बारे में है जिसमें मैंने कहा है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बिना फॉर्मल शादी के, यानी उन्होंने हिंदू तरीके से या मुस्लिम तरीके से या कोर्ट में जाकर शादी नहीं की है, लेकिन वो साथ रहते हैं और बहुत सालों से साथ रहते हैं। उनमें से कुछ ने बच्चा पैदा करने का ऑप्शन भी ऑप्ट किया, बच्चा है उनको। और वो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम उनको इसके आधार पर जज नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि चूंकि इन्होंने रिचुअल वाली शादी नहीं करी इसलिए ये अनैतिक है, अवैध है, गलत है, हम ये नहीं कहते। और दुनिया आगे बढ़ रही है, औरतों के ख्यालात बदल रहे हैं और आने वाले वक्त में लड़कियां और ज्यादा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेंगी। उसमें जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो परेशान होंगे, वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे और लड़कियां जीत जाएंगी। और मैंने कहा कि हम सबको, जो हम परेशान होने वाले बुढ़े हैं, उनको भी अपनी बेटियों के साथ मिल करके जोर से इनकलाब जिंदाबाद बोलना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए नई लड़कियों का। ये मैंने तो लिखा था। जी, तो उस पे प्रतिक्रिया क्या रही? उसमें जो फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने तो बहुत ही अटैक किया, लेकिन महिलाओं ने खास तौर से उसमें समर्थन दिया, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने मेरी इस बात का समर्थन किया और काफी जोरदार डिबेट चली है, अभी भी चल रही है। और उसी सीरीज में मैंने फिर और भी पोस्ट डाली है। जी 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 जी। और तो जैसे सवाल जाहिर है लोगों ने पूछा होगा, अगर आपकी बेटी ऐसा करना चाहे तो आप क्या कहेंगे या करेंगे? बेशक, ये तो सबसे पहले उसमें पोस्ट में मैंने लिखा भी है और मैंने यही लिखा है कि अगर मेरी बेटी ये करना चाहेगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये बिल्कुल सच बात है। हमारे जो घर का, परिवार का माहौल है वो ऐसा ही है। मतलब मैं वैसे बता दूं कि हमारे परिवार में छोटी बहन ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए इच्छा व्यक्त की, तो हमारा परिवार सहमत हो गया। हमारी बड़ी बहन की शादी एक आदिवासी से हुई थी। मेरा एक भांजा है, वो उसकी वाइफ ईसाई है, मेरी एक भांजी है, उनके हस्बैंड सिख हैं। तो हमारे परिवार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शादियां हुई और अपनी मर्जी से हुई हैं।
तो वो कोई नई बात नहीं है। हम्म। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो विवाह की संस्था है, ये अभी कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा रिजिड और रिचुअलिस्टिक और एक तरह से जिसको बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। मैं आदिवासियों के बीच में रहा हूं और मैं जानता हूं कि आदिवासियों में कई तरह की शादियां प्रचलन में है, जिसमें माता पिता द्वारा तय की गई शादियां हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी से मेले से लड़की को भगा कर ले जाकर अपने घर में रख लेने वाली शादियां हैं। अपनी मर्जी से कहीं नाचने गए, वहां दोनों का दोस्ती हो गई और उसके बाद अपने घर चले गए, लड़की लड़के के घर चली गई, वो शादी हो गई और सारी जिंदगी वो साथ रहते हैं। कभी रिचुअल्स की उनको जरूरत नहीं पड़ती, समाज उसको मान्यता देता है। बहुत सारे जो नॉन ब्राह्मण, नॉन सवर्ण जो जातियां हैं, उनमें इस तरह की विवाह सारे भारत में प्रचलन में रहे हैं जी। अभी पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये जो ब्राह्मणिकल एक संस्कृति और सभ्यता और पूरा पॉलिटिकल एक वर्चस्व भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आ गया है, तब से ये रिचुअल्स को इतनी ज्यादा मान्यता दी जाने लगी है। वरना भारतीय समाज में ये ब्राह्मणी तरीके से कि पंडित आग के चारों तरफ 7 फेरे लगाएगा तभी शादी मानी जाएगी, ये इतना रिजिड नहीं था भारत में। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि भारत जिस तरह का कायदा कानून है और जिस तरह की पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, वहाँ ये महिला के हक में नहीं है कि उसको कानूनी वो मिले, एक जामा मिले शादी को, ताकि रिकग्नाइज किया जाए। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, भारत की सरकार और भारत का कानून लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकग्नाइज नहीं करता है। तो उस महिलाओं के हक में नहीं है कि ऐसा एक फॉर्मल अरेंजमेंट हो। देखिए, जो कानूनी स्थिति है वो ये है कि उनके बच्चों को तो कानूनी प्रोटेक्शन मिलेगा। वो ऐसे रिलेशनशिप के परिणाम स्वरूप जो बच्चे होंगे वो विवाह से हुए बच्चे ही माने जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, आखिर महिलाएं क्यों इस तरह के रिलेशनशिप में जाती हैं? पहली बात तो ये है कि इसमें वो महिलाएं जाती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है और अपनी मर्जी से वो ऑप्ट करती हैं कि हम शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते, हम जस्ट साथ में रहना हमें कबूल है, और वो अपनी मर्जी से ये ऑप्ट करती हैं। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो ऐसा क्यों ऑप्ट करती हैं, क्योंकि भारत में जो शादी का इंस्टीट्यूशन है वो औरतों के हक में नहीं है। वो औरतों को गुलाम बनाना, पुरुष से कमतर बनाना, पुरुष के पूरे परिवार की सेवा करने वाली, त्याग करने वाली, उसके लिए बलिदान देने वाली एक व्यक्ति बना देता है। तो वहां जो शादी के इंस्टीट्यूशन के भीतर अत्याचार है, दमन है, औरत को दबाने का एक पूरा जो माहौल है, बहुत सारी लड़कियां उससे विद्रोह करती हैं कि हमें ऐसी शादी नहीं करनी है जिसमें पुरुष हमें दबा कर रखे। भाई, हमारे साथ तुम जिंदगी भर दोस्त के रूप में रह सकते हो और हम तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। जब तुम्हारा दिल करे तुम चले जाना, जब मेरा दिल करेगा मैं चली जाऊंगी। तो ये लड़कियों की अपनी मर्जी की बात है। इसमें हम उनको जजमेंटल होकर ये नहीं कह सकते कि किसी लड़की ने अगर ऐसा फैसला दिया तो वो अनैतिक है, गलत है, वो औरत खराब है। ऐसा जजमेंट हमको नहीं देना चाहिए। चलिए, आपने कहा कि जो पढ़ी लिखी हैं या जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं वो ऐसे फैसले करना चाहती हैं, लेकिन कुछ और भी महिलाएं ऐसा फैसला कर सकती हैं। अगर रिलेशनशिप, चाहे शादी हो या शादी के बगैर, अगर उस हिसाब से नहीं जाती जैसे उन्होंने ख्वाब देखे थे, तो फिर क्या लिव इन रिलेशनशिप या बगैर शादी किए जो रिलेशनशिप होती है, क्या कानून उनको उस तरह की सिक्योरिटी अगर नहीं दे पाता, तो कुछ लोगों के जो
उनकी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों या अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, उनका सोच एक तरह से कुछ तो उसमें समझ है या नहीं क्या? देखिए, मैं फैमिली काउंसलिंग में भी रहा हूँ, सरकारी काउंसलर भी रहा हूँ, ऑनरेडी अपॉइंटेड फैमिली काउंसलिंग सेंटर में। और मैं अभी भी ऐसी बहुत सारी महिलाओं के साथ निरंतर, वो मुझसे राय मशवरा लेती रहती हैं, जिन्होंने शादी करी थी, बाकायदा पंडित के सामने 7 फेरों वाली शादी करी थी, और उनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है, और वो कोर्ट में बरसों से चक्कर काट रही हैं, कोर्ट उनकी मदद नहीं करता है, वो भी मर्दों की तरफ झुका हुआ रहता है, उसकी भी ये दबाव रहता है कि समझौता कर लो, पति के पास वापस चली जाओ, जबकि पति 2 और औरतों के साथ रिलेशनशिप बना के बैठा हुआ है, खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस के लिए भटक रही हैं औरतें। तो शादी करने के बाद बहुत प्रोटेक्टेड हो जाती हैं, जी, ऐसा भी जी, अनुभव नहीं है ठीक है। भारत अच्छा, के। एक सवाल और उठता है कि आपने कहा शुरू में इस्तेमाल किया एक शब्द फंडामेंटलिस्ट। सो क्या वही लोग थे जो हर मामले में फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, कि ऐसे भी लोग की प्रतिक्रिया आपने देखी जो वैसे तो लोगों के हक के लिए और अपने हक के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब औरत के खुद के निर्णय अपने शरीर के बारे में लेने हो तो उसके खिलाफ खड़े हुए और उसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने? ऐसे भी कुछ उदाहरण आपको मिले अपनी जो प्रतिक्रिया थी आपके पोस्ट के लिए? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संविधान में जो अधिकार नागरिक को दिए गए हैं, उन बराबरी वाले अधिकार अपने लिए तो चाहते हैं, लेकिन औरत को जो अधिकार मिले हैं संविधान में और कानून में, जब औरतें उसकी डिमांड करती हैं, अब जैसे माई बॉडी माई राइट, मेरा शरीर में मेरा हक है, जी, और मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, जी, मेरे शादी करने ना करने, इंस्टीट्यूशनल मैरिज करने, लिव इन में रहने, इस सब के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और कानून मुझे इलीगल नहीं मानता, मुझे गलत नहीं मानता, तो फिर समाज कौन होता है मुझे गलत मानने वाला या जी, जी, मुझ पर जी, अटैक करने वाला? तो जी, जो लोग अपने लिए बराबरी की पॉलिटिकल फाइट करते हैं, जो चाहते हैं कि हमें संविधान में जो अधिकार मिले हैं हमको मिलने चाहिए, जब औरतों के बराबरी के अधिकार की बात आती है तो वही लोग दूसरा रुख अपना लेते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं कि तुम जी, तो औरतों को बिगाड़ रहे हो, ऐसा लिख करके तुम चाहते हो औरतें शादी ना करें, बिगड़ जाए। तो चलिए, अरे भाई, हम वही कह रहे हैं जो संविधान और कानून कह रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई लड़की लेस्बियन हो गई, तो क्या करेंगे आप? उसको जान से मार देंगे? आप आखिर क्या ऑप्शन है आपके सामने? आप एक्सेप्ट ही करेंगे ना, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि कोई लेस्बियन हो जाए तो जेल में डाल दो, तो आप भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वो अपने ओरिएंटेशन के साथ जिंदगी गुजार सकती है। जी, तो जी, आप क्या चाहते हैं, उसको मार डालेंगे? तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बहस करते हैं कि तुम बढ़ा रहे हो। अरे बढ़ा नहीं रहे लोग, ये एग्जिस्ट करता है, लोग हैं ऐसे, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। चलिए, चलिए, अच्छी बात है। तो हिपोक्रेसी जो है, हाँ, तो उसको आपने थोड़ा दर्शाया है अपने पोस्ट के ज़रिए से, और उसके बाद भी आपने कई पोस्ट उस बारे में किए हैं। अच्छा, आप आपकी खुद की जो यात्रा है, अपनी जर्नी है, उसके बारे में ज़रा बताएँ आप। इसकी शुरुआत कैसे हुई, और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, जो आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है और आपके कार्य से वाकिफ़ नहीं है? जी, अ, मेरा जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ, और हमारी फैमिली फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है। मेरे ताऊ पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर के एक जाने माने फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अगर आप अभी भी मुजफ्फरनगर जाएं और वहाँ जो अदालत है उसके कैंपस में जाएंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, उस पर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा द्वार। और वो 40 साल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे,
मैरिज काउंसलर रहे, एमएलसी रहे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में थे। और नेहरू जी हमारे घर आ चुके हैं। हमारे घर में एक ऐसी कुर्सी है जिस पर 5 प्राइम मिनिस्टर बैठ चुके हैं, नेहरू जी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री तो 2 साल हमारे घर में रहे। अगर आप कभी कांग्रेस की सेवा दल की पुस्तक देखें तो उस पर जो फ्रंट में फोटो छपा हुआ है, जिसमें नेहरू जी हाफ पैंट पहनकर बैठे हुए हैं ग्रुप फोटो में, वो है कांग्रेस सेवा दल का फोटो। और आरएसएस वाले उसको बोलते हैं कि नेहरू पहले आरएसएस में थे, लेकिन असल में वो कांग्रेस सेवा दल का फोटो है। और वो सन 40 का नैनी इलाहाबाद का फोटो है। और उसमें जो दस्ता नायक है, नेहरू जी साइड में बैठे हैं एज ए सिंपल कैडेट, और दस्ता नायक जो है वो मेरे ताऊ जी हैं जो सेंटर में बैठे हुए हैं। और उसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। श्री प्रकाश जी हैं जो बाद में पाकिस्तान के एम्बेसडर बने थे और मुंबई प्रांत के गवर्नर बने थे। बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो ताऊ जी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे। उससे पहले हमारे जो परदादा थे वो महर्षि दयानंद के पहले शिष्य थे यूपी में। महर्षि दयानंद हमारे घर में आके ठहरते थे। आप अगर उत्तर प्रदेश के आर्य प्रतिनिधि सभा का जो राज्य का भवन है लखनऊ में, वहां जाए तो मंत्री की जो लिस्ट है सबसे ऊपर हमारे परदादा पंडित बिहारी लाल शर्मा का नाम वहां लिखा हुआ है। फिर हमारे फादर श्री लक्ष्मेंद्र प्रकाश, उन्होंने 42 के मूवमेंट में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगाई जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। और फिर अंडरग्राउंड हो गए, गांधी जी को खत लिखे। गांधी जी ने हमारे पिताजी को आश्रम में बुला लिया, सेवाग्राम में। पिताजी को नई तालीम के काम में लगाया गांधी जी ने। उसके बाद पिताजी विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में रहे। यूपी में उनको मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया और जमीन बांटने की जिम्मेदारी दी गई। पिताजी ने 20 लाख एकड़ जमीन बांटी, लेकिन खुद भूमिहीन रहे। और तो आपका खुद का कैसे प्रवेश हुआ आंदोलन? तो जब पिताजी और ये सारा फैमिली का जो बैकग्राउंड था, ये सब देख करके पिताजी कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि नौजवानों को अगर देश को सही रास्ते पर रखना है और इसे गुंडों का लोकतंत्र बनने से बचाना है तो नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मेरी पत्नी भी इसी बैकग्राउंड से है। उसकी जो दादी की कजिन थी वो डॉक्टर सुशीला नैयर, जो गांधी जी की फैमिली डॉक्टर थी, वो थी। तो वो भी इसी तरफ सोशल वर्क में थी। हम दोनों दिल्ली में मिले और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे और दिल्ली छोड़कर गांव में जाकर लोगों के बीच काम करेंगे। तो हम लोगों ने 92 में शादी की और हम दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक गांव में हमने पेड़ के नीचे जाके रहना शुरू कर दिया। और फिर हम 18 साल वहां पर रहे। सरकार ने जब बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम सलवा जुलूम था, जिसमें 5,000 गुंडों को राइफलें दी गईं और उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो गांव खाली कराएं कंपनियों के लिए। और उसमें 650 गांव जलाए गए, हजारों आदिवासियों का कत्ल हुआ, सैकड़ों महिलाओं से रेप किए गए, बच्चों और बूढ़ों तक का कत्ल किया गया। उस वक्त फिर हम लोगों ने ये मामले अदालतों में हम ले गए, मीडिया में ले गए। तो सरकार फिर हमसे नाराज हो गई और हमारा जो वहाँ आश्रम था, गांधीयन आश्रम, 18 साल पुराना वनवासी चेतना आश्रम, उसके ऊपर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की सरकार ने। और आखिर में 2010 में जब जिस रात मुझे फाइनली मारा जाना था, मैं वहां से निकला और फिर 10 साल वहां नहीं जा पाया। लास्ट ईयर फिर मैं गया और 9 महीना रहा और फिर से मेरा मकान पुलिस ने जबरदस्ती मकान मालिक को डराकर खाली करवा लिया। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग
लगातार आदिवासियों के मुद्दे पर, सरकारी दमन के मुद्दे पर, मानवाधिकारों के मुद्दे पर, विकास के इस फॉल्टी मॉडल पर बात करते रहते हैं। जी जी। अमेरिका गया मैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में आदिवासी इशू पर मेरे लेक्चर सीरीज हुआ। मैं यूनाइटेड नेशंस में गया इस मुद्दे को लेकर के, आदिवासियों का जो दमन हो रहा है। जी। और तब से फिर मैंने किताब लिखी है, विकास, आदिवासी और हिंसा। तो इसी तो मुद्दे पर काम करता तो ये मुद्दा जो है आदिवासियों का और नक्सलवाद जिसे कहते हैं, और ये नक्सलवाद काफी पहले से 60s से इसके बारे में हम सुनते आए हैं, जहाँ पहले बंगाल में होता था और अभी भी मीडिया से हमको एक तरह की खबर मिलती है, और जो असलियत शायद आप बेहतर जानते हैं। तो जो मीडिया कहता है और जो असलियत है, इसमें क्या फर्क है? इस बारे में थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे आप? देखिए, मुझे नक्सल सॉरी नक्सल एक्सपर्ट मत मानिए, मैं आदिवासियों की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात आदिवासियों के बारे में करूंगा। इत्तेफाक से नक्सल उसी इलाके में काम करते हैं जिस इलाके में हम काम करते थे, इसलिए उनसे एक दो बार मिलना भी हुआ है, बहस भी हुई है, कन्फ्रंटेशन भी हुआ है, और हमारे मतभेद रहे हैं। तो जी, उस आधार पर मैं कुछ बता सकता हूँ। असल में तो वहां जो चल रहा है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस के शेड्स हैं, जिसमें नक्सल भी है जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पीयूसीएल है, एचआरएलएन है, दूसरे संस्थाएं हैं। इसके अलावा गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम है। अब पिछले समय में तो बीजेपी जब पावर में थी तो कांग्रेस भी विरोध करती थी। तो ये विरोध के का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, खाली सरकार का विरोध नक्सली कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार एक चालाकी करती है, वो ये कहती है कि हमारा विरोध करने वाले ये सारे माओवादी हैं, ये सारे लोग नक्सली हैं, सबको एक साथ क्लब कर देती है। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नीतियों का, सरकारी तौर तरीकों का विरोध करते हैं। तो हम लोग भी विरोध करते थे, नक्सली भी विरोध करते थे, और सरकार फिर हमें कहने लगती है कि ये नक्सलियों के साथी हैं क्योंकि ये भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। जहां तक नक्सलियों का सवाल है, वो वहां पर 80s में आए थे उस इलाके में, आंध्र प्रदेश से। और जैसा आदिवासी इलाकों में शोषण और दमन चलता था, वहां का पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस वाले जो दमन करते थे, आदिवासियों से पैसा लेना, शराब लेना, मुर्गा लेना, उनकी महिलाओं के साथ शोषण करना, यौन शोषण करना। तो नक्सलियों ने आकर के इन लोगों को, जो शोषण करने वाले थे, इनको पकड़ के पेड़ से बांधना, महिलाओं से कहना कि इनको पीटो, इनके मुंह पे थूको, ऐसा करके उनको, कम्युनिटी को, आदिवासियों को पावर का एहसास कराया। और जो एम्पावरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और गवर्नमेंट को करना चाहिए था आदिवासियों का, वो नक्सलियों ने करना शुरू किया कि तुम्हें ये सता नहीं सकते, अगर ये इधर आएंगे तो हम इनको पेड़ से बांध के पीटेंगे। और फिर इस तरीके से आदिवासी नौजवानों को, लड़के लड़कियों को अपने साथ शामिल किया, और फिर लोगों को थ्योरीज पढ़ानी शुरू करी, विचारधारा पढ़ानी शुरू करी, और वहां काम करना शुरू करा, और वो अभी तक वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो लेकिन उनके साथ काफी हिंसा की कई घटनाएं उनके साथ जोड़ी जाती हैं, एक्सट्रीम वायलेंस वाली। तो या इसके थोड़ा उनका जो मूवमेंट है उससे कमजोर नहीं होता है उनका भी, और बाकी लोग जो भी शांतिपूर्वक वहां काम कर रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है, जो हिंसा जुड़ी है नक्सलवाद के साथ? देखिए, उनका जो तरीका है उसमें वो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो आर्म रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। और उनका कहना है कि जो भगत सिंह का एक पुराना
एक लेटर है वॉइस रॉय को जो उन्होंने लिखा था जब वो जेल में थे, उसको वो कोट करते हैं और वो कहते हैं, जिसमें भगत सिंह ने लिखा था कि एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है, लेकिन ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया है। लोगों के संसाधनों पर कब्जा और उनके श्रम की लूट के लिए सरकार और शोषक लोग ने गरीब जनता के ऊपर ये युद्ध छेड़ा है। हम सिर्फ इस युद्ध का जवाब दे रहे हैं। तो वो भगत सिंह की उस बात को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि असली जो टेररिस्ट है या असली जो हिंसा है वो सरकार करती है गरीबों के खिलाफ, और ये गरीबों का अधिकार है कि वो सरकारी हिंसा का उसी की भाषा में जवाब दें। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से, नॉन वायलेंट तरीकों से काम करेंगे। तो उनके और हमारे बीच में कई बार बहसें हुई हैं, आमने सामने बैठकर भी बहस हुई है, और वो अपने स्पेस में काम करते हैं, हम अपने स्पेस में काम करते हैं। जी, तो जैसे आपने जिक्र किया कि लड़ाई जंग जिसे कहा जाता है, जल जंगल और जमीन की लड़ाई, छत्तीसगढ़ जो है करीब 20% कोयला भारत का वहां से आता है। दूसरा सबसे बड़ा वहां पर लौह इस्पात, लोहे का जो आयरन ओर जो है उसके रिजर्व्स हैं और प्रोडक्शन होता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी है जी, रूबी है जी। तो नेचुरली वो काफी विकास के लिए आजकल इन चीजों की, जब भारत का विकास होना है तो रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती रहती है, लेकिन उसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि एक वन अधिकार कानून भी बना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो 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 आदिवासियों को, इंडिजिनस लोगों को, कि उनकी जो हित है उसकी रक्षा करता है। तो ये सब लड़ाई किस लिए? क्या क्या कानून उसका उस पर अमल नहीं किया जा रहा है? देखिए, भारत में आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी का एक अटूट परंपरा है। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को आदिवासियों का संरक्षक, उनका पैट्रन अपॉइंट किया गया है, लेकिन आज तक आदिवासियों की जमीनें छीनी गई, उनके गांव के गांव जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। सोनी सोरी का नाम आपने सुना होगा, उसके गुप्तांगों में थाने के भीतर पत्थर भर दिए गए, और आज तक राष्ट्रपति ने अपने उस अधिकार का आदिवासियों की हितों की रक्षा करने में इस्तेमाल नहीं किया। 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं उनका बार बार उल्लंघन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आदिवासी इलाकों में अगर सरकार को कोई भी काम करना है तो ग्राम सभा की इजाजत के बिना कोई जमीन नहीं ले सकती सरकार, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन किया जाता है। गन पॉइंट पर ग्राम सभाएं करी जाती हैं, आदिवासियों को जेलों में ठूंस कर ग्राम सभाएं करी जाती हैं, फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव लगाए जाते हैं, और जैसे तैसे करके जमीनों को हड़पा जाता है। तो ये सब कारण हैं उस इलाके में अशांति के। न सिर्फ माओवादियों की जो वहां पर गतिविधियां हैं वो अशांति का कारण है, बल्कि आदिवासी डेमोक्रेटिक तरीकों से भी विरोध करते हैं, जो कभी मीडिया की खबरों में नहीं आती हैं। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं वहां पर, लगातार होते रहते हैं, अभी भी चल रहा है, तो वो मीडिया की नजरों से गायब है। लेकिन जब वहां पर कभी जो बाहर से भेजी गई फोर्सेज है उन पर अटैक होता है तो सिर्फ वही मीडिया दिखाता है, बाकी आदिवासियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है ये मीडिया कभी नहीं दिखाता। तो सरकारें बदली हैं, फॉर एग्जांपल 2018 में सरकार बदली, कोई फर्क पड़ा क्या वहाँ जो आदिवासियों की जिंदगी और उनके आंदोलन और उनके हक की लड़ाई में? देखिए, भारत में जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी आर्थिक नीतियां एक जैसी हैं। सब ये मानते हैं कि भारत का विकास कॉरपोरेट्स करेंगे, बड़े उद्योगपति करेंगे, बड़े कैपिटलिस्ट करेंगे, इनको भारत के रिसोर्सेज सौंप दो, जमीनें दे दो, इनको बैंक से लोन दे दो, इनको सारे लाइसेंसेस दे दो,
ये रोजगार भी दे देंगे, ये डेवलपमेंट भी कर देंगे, और बदले में ये जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े पूंजीपति, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बाकी सारी पार्टियां हो भारत की, किसी का भी नाम ले लीजिए, ये सब कॉरपोरेट फंडिंग से चुनाव लड़ती हैं। तो तो उनसे क्या, उनमें से उनसे क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि भारत के विकास के लिए, अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो विकास के लिए इन खनिजों की जरूरत है, और विकास के लिए सड़कें जरूरी हैं, और ये सब इस्पात और इन सब चीजों की, कोयले की भी जरूरत है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्यों ना आदिवासी अपना जो कॉम्पेंसेशन है लें और कहीं और जाएं, ताकि वहां के जो खनिज हैं वो इस्तेमाल किए जा सके। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं इसकी समस्या का तो समाधान आसान है? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि विकास मुट्ठी भर लोगों का या देश के हर नागरिक का, किसका हक विकास पर ज्यादा है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम पढ़े लिखे हैं, हमको ज्यादा सैलरी मिल रही है, और आदिवासी को अगर थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है, वो तो अनपढ़ है, उसको कैसे हमारे बराबर पैसा दिया जा सकता है? तो एक चीज होती है सोशल इकोनॉमी। भाई आप इसलिए पढ़ पाए क्योंकि आपकी सोशल स्थिति ऐसी थी, आप बड़ी जात के थे, आप शहर में रहते थे, आपके फादर के पास पैसा था जो आपको पढ़ा पाए, और आदिवासी को वो मौका नहीं मिला कि वो पढ़ पाए, इसलिए वो बेचारा अनपढ़ है, गांव में रहता है। तो आप ये कहें कि मैं ज्यादा अमीर बनने का, ज्यादा मेरा विकास होने का हक है और उस आदिवासी को हक नहीं है। एक चीज होती है डेवलपमेंट, दूसरा होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेवलपमेंट जब होगा तो उसका जो लाभ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत का पालन किया जाएगा कि नहीं, कि भाई डेवलपमेंट हो तो सबको बराबर मिले। एक तो इसको लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि विकास का मतलब सबका विकास होना चाहिए। अब सवाल आता है कि कितना विकास? आखिर हमारी नेचर के पास कितना मौजूद है संसाधन, कितने रिसोर्सेज उसके पास मौजूद हैं? क्या ये संसाधन सिर्फ इसी जनरेशन के लिए है? आने वाली जनरेशन को ये मिनरल्स नहीं चाहिए? तो हमने क्या कभी ऐसा कोई कैलकुलेशन किया है कि भाई ये आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखने हैं तो कितने निकालने हैं? हम क्या सस्टेनेबल कर जी। सस्टेनेबल क्या है? हम क्या करते हैं, हम कॉरपोरेट्स को दे देते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट्स को, जो जिनको आपकी जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आपके जी आने वाले बच्चों से कोई लेना देना नहीं। जी उनका जी मकसद एक ही है कि खोदो, प्रॉफिट कमाओ और भाग लो। तो जी। वो तो रेप एंड रन वाले हैं, वो आपके संसाधनों को लूटते हैं, बेचते हैं और भाग लेते हैं। अब तो ऐसा संसाधनों की जो लूट है उसको डेवलपमेंट समझना ये बहुत बड़ी भूल है। और चलिए, हम तो आगे आगे उसका फिर उपाय क्या है ये बताएं, क्योंकि कई सालों से ये समस्या चल रही है और टेंशन है और वायलेंस है उन इलाकों में। तो उपाय क्या है आप बताइए, कोई तरीका है कि इसके समाधान मिले? देखिए, उपाय तो सिर्फ अक्ल लगाकर हो सकता है कि भाई अकल लगाई जाए और एक्सेप्ट किया जाए जो सच्चाई है। अब जो सच्चाई बोलने वाले लोग हैं उनको तो हमने जेल में डाल दिया है। जो अक्लमंद लोग हैं, जो इस मुद्दे पर काम करने वाले लोग हैं, 16 लोग जेलों में पड़े हुए हैं। सुधा भारद्वाज हैं, गौतम नवलखा हैं, बहुत सारे लोग हैं, 16 लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो इनको आजाद करिए, इंटेलेक्चुअल्स को बिठाइए, आदिवासियों को बिठाइए, और बैठ करके एक योजना बनाइए कि अच्छा भाई, जिसको जो सबको स्वीकार हो कि अच्छा भाई इस तरीके से हम विकास करेंगे, और जिसमें आदिवासी को भी नुकसान ना हो, सस्टेनेबल हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखा जाए, और जितना जरूरी है उतना निकाला जाए। आदिवासी इलाकों का कैसे विकास हो सकता है, वहां पर कैसे हॉर्टिकल्चर का विकास हो सकता है, आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं, पूरे इलाके में लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनको खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन आप वो नहीं करेंगे।
आप ला करके वहां पर अडानी, जिंदल और अंबानी को बिठा देंगे, वो सीआरपीएफ को लगा देंगे, गांव जलाएंगे, रेप करेंगे, फिर माओवादी मारेंगे सीआरपीएफ वालों को। अब सीआरपीएफ में भी गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, और उधर आदिवासी भी गरीब है, तो गरीब गरीब को मार रहा है, किसके लिए? अमीर के फायदे के लिए। तो ये जो पूरा स्मार्ट गेम है, इसको समझने की जरूरत है। जी शुक्रिया। अच्छा, एक और मुद्दा जो करीब 1 साल से थोड़ा ऊपर से चल रहा है, जिसका सब पर असर हुआ है, वो है कोविड। सो कोविड का उस इलाके पे क्या असर पड़ा है, वहाँ के आदिवासियों पर और गरीब लोगों पर? इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जी देखिए, केसेस तो वहां भी हैं और मौतें वहां भी हुई हैं, और उनके रोजगार पर असर पड़ा है। वो अपने जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन आदिवासी काफी हद तक चूंकि गांव पर, जंगल पर आश्रित होता है, इसलिए उसकी जिंदगी चलती है। वो अपने खेत में धान उगा लेगा, जंगल से ला करके कुछ पत्ते पकाकर भाजी पका लेगा और खा लेगा और जी लेगा, तो वो जी तो रहा है। हेल्थ सर्विसेज का जैसा हाल है आदिवासी इलाकों में, वो तो हम सबको मालूम ही है। लेकिन इस दौरान सरकार ने वहां पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स खोलना, आदिवासियों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालना चालू रखा है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेप भी किए हैं, हत्याएं भी की हैं आदिवासियों की, निर्दोष आदिवासियों को जेलों में भी डाला है। और जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वहां पर छानबीन करने जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते हैं, तो कोविड का बहाना लगाकर सरकार रोक भी रही है। तो कोविड का इस्तेमाल सरकार अपने हक में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कर रही है और आदिवासियों के खिलाफ कर रही है। सो इतनी जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, आपने कुछ का जिक्र भी किया, उनके कामों का कुछ असर हो रहा है कि आदिवासी कानून मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है? जैसे आपने बलात्कार, रेप्स का मेंशन किया, और वायलेंस और हिंसा जो उन पर होती है, उसका कुछ असर होता है क्या, कानूनी कार्रवाई जो होती है? हमारी चिंता यही है और हमारा स्ट्रगल यही है कि आदिवासियों को इंसाफ का एक ड्रॉप भी नहीं मिल रहा है। हमने ही सैकड़ों केसेस कोर्ट में डाले हैं, जिसमें मर्डर, रेप, किडनैपिंग, उनके घर जलाना, संपत्ति लूट लेना सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के द्वारा। एक मामले में भी आज तक आदिवासियों को इंसाफ नहीं मिला है। हम यही कहते हैं कि देखिए, ये आदिवासी तो आपके सिस्टम से बाहर थे, हम इनको इस सिस्टम के भीतर लेकर आ रहे हैं। ये आपके पास इंसाफ मांगने आया है, आप दौड़ के इसको इंसाफ दीजिए, वरना ये नक्सलियों के पास चला जाएगा और वो फिर वहां फैसला करेंगे। तो आप इसको अपनी तरफ लाइए, इंसाफ के सिस्टम में लाइए, अपने मेन स्ट्रीम में लाइए, इसको इंसाफ दीजिए। लेकिन आदिवासी हो, दलित हो, भारत में माइनॉरिटी हो, महिला हो, उनको इंसाफ देने के मामले में ये अदालतें बिल्कुल फेल साबित हो जाती हैं। अब बड़े बड़े जो जनसंहार हुए हैं, शंकर बिगहा, बथानी टोला, जो दूसरे जहां दलितों के जनसंहार हुए हैं, सारे हमलावरों को छोड़ दिया गया। किसी, या फिर भंवरी देवी का कांड हो, जो उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता, आज तक फैसला नहीं आया है। अच्छा, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर चलते हैं। तो आपके जो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि आपके हर विषय पर आपके कुछ ना कुछ विचार होते हैं, और आपके विचार काफी लोग फॉलो करते हैं और रोज सुबह प्रतीक्षा करते हैं कि आज हिमांशु जी क्या कहेंगे। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है जो आजकल आपको सबसे ज्यादा आपके दिमाग पर छाया रहता है? देखिए, आदिवासियों का मुद्दा तो मुख्य है ही, क्योंकि वो हमारे पूरे आर्थिक उससे जुड़ा हुआ है। जी, इसके अलावा जो इस वक्त सरकार की एक तरह से जिसको कहते हैं बेरुखी, या जो बेरुखी भी नहीं है बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, कि वो जानबूझकर वैक्सीनेशन में जिस तरह की शरारत चल रही है, जिस तरह की लापरवाही चल रही है,
वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन के मामले में जहां ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाना था, 100 से ज्यादा यूनिट्स गुजरात में ही बंद पड़े रहे ऑक्सीजन के, उनको चालू नहीं किया गया। जिस तरीके से पीएम केयर फंड का दुरुपयोग किया गया, फॉल्टी और फर्जी वेंटिलेटर्स खरीदे गए, फिर विदेशों से जो मदद आई उनको एयरपोर्ट पे पड़ा रहने दिया गया, उनको नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये सरकार जो आपराधिक तौर तरीके अपना रही है और उसके कारण जनता जिसका खामियाजा उठा रही है, वो इस वक्त सबसे बड़ी हमारी चिंता है। मेरे परिवार में 2 लोगों की मौत हुई, हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें चले गए, और ये ऐसी मौतें हैं जो रोकी जा सकती थी। तो ये हत्याएं हैं जो सरकारी लापरवाही से हुई हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसका कारण क्या है? ये सरकार की इनकॉम्पिटेंस है, उनका निकम्मापन है, या उनके जो मेन एजेंडा उनका कुछ और है? देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है ना, ये बहुत घमंड में डूबी हुई सरकार है। ये डेमोक्रेसी को कमजोरी समझती है, और मोदी जी बहुत बड़े महान हैं। उसके चक्कर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया गया, जो सिस्टम है सिस्टम को कमजोर किया गया, जो प्रोसीजर है प्रोसीजर कि भाई अच्छा एक मोदी ऐप है, भारत में जिसको भी शिकायत हो मोदी ऐप में डाल दो, मोदी जी उसका हल करेंगे। अरे ये क्या तरीका हुआ? भारत का प्राइम मिनिस्टर क्यों हर चीज को हल करेगा? अरे भाई, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा सिस्टम बना हुआ है, थाना है, सरकारी कार्यालय है, लोग वहां जाएंगे, उसको काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर चीज मोदी जी करेंगे। लॉकडाउन की घोषणा मोदी जी करेंगे, नोटबंदी की घोषणा मोदी जी करेंगे, और वो किसी से पूछेंगे नहीं। और फिर उनके जो भक्त हैं वो ये कहेंगे, देखो हमारा नेता कितना महान है, बिना किसी से पूछे वो कर देता है। और फिर जब फेल हो जाता है वो, जैसे नोटबंदी भयानक फेल हुआ, भारत की इकोनॉमी गड्ढे में चली गई, उसका जिक्र भी नहीं करते। अब कोई बात नहीं करता है उसकी। अब लॉकडाउन की घोषणा नहीं करते हैं मोदी जी। तो पुरानी चीजों को बहा दो और फिर नया कोई शगुफा लेके आ जाओ। अब मोदी जी ये महानता का काम करेंगे। ये जो एक व्यक्ति को ताकतवर दिखाने के चक्कर में, इमेज मेकिंग के चक्कर में भारत के सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। हर डिसीजन एक प्राइम मिनिस्टर लेगा, ये जो भारत में लाया गया, उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हुआ है। अब सब सोचते हैं पीएमओ से क्या आदेश आएगा, वहां पीएमओ सारे डिसीजंस लेता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। अब कोविड में सारा डिसीजन जो है वो राज्यों के हाथ से ले दिया कि कोविड के ट्रीटमेंट और प्रोक्योरमेंट और सारी चीजें सेंटर डिसाइड करेगा। और सेंट्रल में कौन? अब कैबिनेट भी नहीं डिसाइड करती, अब सिर्फ पीएमओ करता है। और पीएमओ में मोदी जी की शिक्षा में कितनी है, समझ कितनी है, सब कुछ अब मालूम है। तो एक और विषय पे मैं आपको जो थोड़ा लाना चाहूंगा कि दुनिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत के बारे में इस वक्त क्या कर रही हैं। एक यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल ही में एक रिपोर्ट अपनी निकाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत को उन्होंने डाउनग्रेड किया है एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जहां पर उसको दर्जा दिया गया है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। सो ये एक है। एक फ्रीडम हाउस उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में। वीडेम एक स्वीडिश थिंक टैंक है, उन्होंने भी कहा है कि भारत India is electoral autocracy rather than a democracy. So ये सब दुनिया भर की जो मानी हुई जो इंस्टीट्यूशंस है वो भारत के बारे में उनका परसेप्शन है। तो वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या है इस बारे में, उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त सोशल इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओस को जानबूझकर खत्म किया गया। पिछले कई वर्षों से ये प्रोसेस चल रहा है। तो खासकर जो रिलीजियस फ्रीडम जो इस बारे में जो बोला गया है और प्रेस फ्रीडम के बारे में बोला गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रेस फ्रीडम कितनी बुरी तरह से कुचली गई है, और एक झूठी मीडिया खड़ी करी गई है। सरकारी एडवर्टीजमेंट दे दे करके ऐसी मीडिया खड़ी करी गई है जो फर्जी मामले मीडिया में पुश करते हैं,
बेजरूरत पाकिस्तान का मुद्दा उछालेंगे, बेजरूरत मुसलमानों का मुद्दा उछालेंगे, उसकी आड़ में जो असली मुद्दे हैं उनको छिपा लेंगे। कोविड से मौतें हो रही हैं उसका मुद्दा नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान का मुद्दा दिखाएंगे, ताकि लोग देश में होने वाली कोविड से मौतों के बारे में ना जान पाए, ना उसके ऊपर चर्चा कर पाए, ना वो प्राइम मिनिस्टर की जो अक्षमता है और उनकी जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान दे पाए। तो इस तरीके से एक जो पूरा फेक मीडिया, फेक न्यूज का एक पूरा इंडस्ट्री खड़ी करी गई है सरकार के द्वारा, वो एक बड़ी समस्या है। और जो सच लिखने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से उन पर अटैक हुआ है, आपने देखा है किस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स की हत्या हुई है, गौरी लंकेश जैसी पत्रकार को मार डाला गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो कप्पन है, सिद्दीक कप्पन यूपी में जेल में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत नहीं दे रहा है, जबकि एक जो क्रिमिनल है, जो ये बॉम्बे का जो पत्रकार है अर्नब, उसने आत्महत्या के लिए उकसाया, मजबूर किया, उसके सुसाइड नोट में है ये बात, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन के अंदर जमानत दे दी। सिद्दीक कप्पन महीनों से पड़े हुए हैं, उनको जमानत नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक माहौल है, ये मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए खतरनाक है, और आम लोग जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत डरे हुए हैं। इससे पहले सीए एनआरसी लेकर के आए थे, उसमें करोड़ों लोगों के नागरिकता खोने का डर खड़ा कर दिया गया था। तो जैसे दुनिया भर में तो जैसे खबरें मिल रही हैं, नदियों में शवों का बहना और नदी के किनारे बॉडीज बेरिड जिनकी जो दिखाई दे रही हैं, शैलो ग्रेव्स में डाली जा रही हैं, कोविड से मौतें, और दुनिया भर की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां कहा जाता है कि असली मौतें हैं जो कई गुना ज्यादा हैं, जितना कहा जा रहा है उससे 10 से 15 गुना ज्यादा। तो इस सब का कुछ असर नहीं होता सरकार पर कि कुछ करे और अपना काम में थोड़ा ध्यान दे, या उनकी क्षमता ही नहीं है इतनी? देखिए, इस सरकार ने अपने हक में सांप्रदायिकता के आधार पर एक बड़ा ऐसा वर्ग नागरिकों का खड़ा कर लिया है जो हर बात में सरकार के समर्थन में झूठ बोलने, हमले करने, झूठी बहस करने के लिए सामने आ जाता है। आप सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं तो उनका जो भक्त वर्ग है वो सामने आ जाएगा, वो आपको मुस्लिम परस्त, पाकिस्तानी एजेंट, विदेशी एजेंट, माओवादी कहना शुरू कर देगा। तो एज एन एक्टिविस्ट आप क्या देखते हैं आगे, गोइंग फॉरवर्ड, आगे क्या इसका भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र पर क्या असर पड़ने वाला है? आपका क्या सोचना है? हम सब प्रिजनर्स ऑफ होप हैं, हम लोग उम्मीद के सहारे जिंदा रहते हैं, और जो नई पीढ़ी है वो मरना नहीं चाहती, वो जिंदा रहना चाहती है, वो बेहतर भविष्य चाहती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ी बेहतरी के लिए जरूर काम करेगी, और हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हमारी जो अनुभव है, हमारी जो समझ है, हम अपनी समझ नई पीढ़ी के सामने रख दें, नई पीढ़ी को उसमें से जो लेना है वो ले ले, और उसके बाद नई पीढ़ी एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखे। और हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ी की कोशिशें जरूर कामयाब होंगी, और ये जो दुनिया को खराब करने वाले लोग हैं एक दिन ये हार जाएंगे और दुनिया बेहतर बनेगी। तो ये जो हम जैसे जो प्रवासी भारतीय हैं, इस दिशा में क्या क्या कर सकते, क्या योगदान दे सकते हैं आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, और भारत की जनता के लिए, और भारत के लोकतंत्र अच्छाई, उनके लिए आपका कुछ मैसेज है तो कहें? देखिए, जहां जहां संघर्ष चल रहे हैं उन संघर्षों के बारे में जानते रहना चाहिए। भारत में आदिवासी इलाकों में क्या चल रहा है, दलित इलाकों में दलितों के साथ क्या हो रहा है, महिलाएं क्या कर रही हैं, वो एक तो जानकारी रखना जरूरी है। दूसरा, आप बोलें उसके बारे में, तो भारत की सरकार पर उसका फर्क पड़ता है। अगर दुनिया में आवाज उठनी शुरू होती है तब थोड़ा सरकार डरती है, दबाव में आती है, तो आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है। और आपके यहाँ की जो संसद है या दूसरी इदारे हैं, वहां पर ये मुद्दे अगर उठते हैं तो भारत की सरकार
थोड़ा संभलती है और वो डरती है कि हमको गलत नहीं करना है। और इसके अलावा जो सामाजिक आंदोलन है उनके साथ क्लोज कांटेक्ट रखना, उनको अपना समर्थन देते रहना, ये किया जा सकता है। और उनसे क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ये सब करने से भारत की छवि बिगड़ती है, भारत की इमेज खराब होती है, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, भारत की इमेज तो तब अच्छी होगी जब भारत के लोगों की हालत अच्छी होगी, ह्यूमन राइट्स की हालत अच्छी होगी, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव होगा। भारत में आदिवासियों, दलितों, माइनॉरिटीज पर हमले करके, उनको डरा करके भारत की छवि अच्छी कभी नहीं बन सकती। और अब आज के युग में आप छिपा कर नहीं रख सकते चीजों को। जी जी, शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज और बुलंद हो, आपकी ताकत और बढ़े, और ऐसे ही भविष्य के लिए काम करते रहें आप, और आप कई लोगों को और प्रोत्साहित करें ऐसे काम करने के लिए। हमसे जुड़ने का शुक्रिया। और एनआरआई अफेयर्स में आपसे भी जो आपको सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया। थैंक यू।